Hello everyone, let me know if I'm audible, please. All right. So let us begin the class, today's class. तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क की शुरुआत, समय और कार्य. सो टॉपिक जो है बहुत आसान है, इन द सेंस इट्स प्योर अंडरस्टैंडिंग. जीवन भर आपको काम ही करना है, ठीक है. काम करते 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 जीवन निकल जाएगा तुम्हारा. तो काम करने में समय कितना लगेगा ये भी ज़रूरी है ना, कि पता चले कैसे समय जो है बचेगा. ओके. एंड आज महाशिवरात्रि है, तो सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं. ठीक है, शुरू किया जाए. टाइम ही तो नहीं है. हाँ, सबको पता है जीवन भर हम लोग क्या करते हैं. मैं नहीं करता ये काम, आप करते होगे या करोगे, आगे बता देता हूँ. जीवन भर लोग क्या करते हैं कि वो पैसे कमाते हैं खूब, ठीक है. फिर उस पैसे कमा के क्या करते हैं. पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताऊंगा मैं अभी. पैसे कमाना चाहिए, अच्छी बात है. पैसे कमाओगे, थोड़ा कंफर्ट रहेगा, जो मन आएगा कर लोगे. बट लोग पैसे बनाते 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 फिर पैसे बनाएंगे, फिर वो पैसे क्या करेंगे, बच्चों के लिए घर खरीदेंगे, ये करना है वो करना है. फिर जब उनका बुढ़ापा आता है तो उन्हें लगता है उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं. वो सारा समय तो इसी में निकाल गए. ओके. इसलिए हमेशा जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि बाद की प्लानिंग नहीं करनी है तुमको, कि मरने के बाद हमारे बच्चे खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे. मैंने लोगों से बात करते हुए सुना है, ठीक है. मरने के बाद कौन कहाँ है किसी को पता है क्या, कि वहाँ से देख रहे हो बैठे कि हमारा बच्चा खुश है कि नहीं है. सो ये ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू लिव अ लाइफ वेर यू फील फुलफिल्ड एवरी डे. जैसे मैं बहुत काम करता हूँ रोज, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ. मैं बहुत खुश रहता हूँ, ठीक है. खुश रहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप दिन भर जब कहीं घूमते रहोगे, कहीं विदेश जाओगे हर 6 महीने में, तो ही खुश रहोगे. नहीं नहीं, दीज आर नॉट द पैरामीटर्स ऑफ बीइंग हैप्पी. जो लोग विदेश घूमने भी जाते हैं वो भी दुखी रहते हैं, वहाँ जाके भी अपना दुख ही फैलाते हैं चारों तरफ, ठीक है. तो खुश रहना और एंटरटेनमेंट में फ़र्क है. कई लोग सोचते हैं जो ज़्यादा एंटरटेनमेंट करता है वही ज़्यादा खुश रह सकता है. ऐसा नहीं है. टू बी हैप्पी यू नीड राइट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, ठीक है. यू नीड टू हैव अ राइट पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ. इफ यू हैव द राइट पर्सपेक्टिव, हैप्पीनेस आपको खोज के नहीं लानी है, ठीक है. हैप्पीनेस आपका एक डिफॉल्ट स्टेट है. हैव यू सीन ए चाइल्ड, यू मस्ट हैव फॉर श्योर, आप खुद भी बच्चे रहे होगे. बच्चे का डिफॉल्ट स्टेट क्या है. वो रोता है कब, जब उसको भूख लगती है. हाँ जी, कब रोता है, जब उसको भूख लगती है. अदरवाइज उसका डिफॉल्ट स्टेट क्या है कि वो खुश रहता है. थोड़ी देर के लिए इरिटेट हो जाएगा, बट उसका डिफॉल्ट स्टेट क्या है, खुश रहती है, खुश रहता है वो. लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका डिफॉल्ट स्टेट क्या हो जाता है. आपका डिफॉल्ट स्टेट है कि आप दुखी रहते हो. फिर कुछ लोगों को खुशी मिलती है मूवी देख के, कुछ लोगों को खुशी मिलती है वेब सीरीज देख के, कुछ लोगों को खुशी मिलेगी दोस्तों के साथ बैठने से, कुछ लोगों को खुशी मिलेगी ये करने से, कुछ लोगों को खुशी मिलेगी वो करने से. तो तब क्या होता है कि जो आपकी खुशियां हैं वो बेसिकली ट्रिगर ओरिएंटेड हैं, कि कोई ट्रिगर मिलेगा तो खुश, वरना तो डिफॉल्ट दुखी बैठे हैं. यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है. ये प्रॉब्लम जिसने समझ ली कि ऐसा क्यों हुआ, समझो तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ जो तुमने किया है अपने साथ उसको हटाना है, बस. डिफॉल्ट स्टेट अपने आप वापस आ जाएगी. तो तुम्हें यह देखना है कि पहले तुम क्यों डिफॉल्ट में खुश रहते थे और अभी क्यों नहीं हो. ऐसा तुमने क्या कांड कर दिया है. एक्सपेक्टेशन, सो क्यों एक्सपेक्टेशन लाद के घूम रहे हो. देखो, एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं होता कि कोई लाके तुम्हारे ऊपर रख देता है, तुम उसको महसूस करते हो.
समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? अगर आप उसको महसूस ही ना करो, रखने दो लोगों को। जैसे लोग मान लिया आपको गाली दे रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लोग आपको गाली दे रहे हैं, आपको बुरा कब लगता है? जब आपको गाली सुन के अंदर जाता है, प्रोसेस होता है, तो आपको बुरा लगता है। तो प्रोसेसिंग तुम्हारे अंदर हो रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूं गाली सुन के तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है? होता भी है, आपका दोस्त आपको गाली देता है, मजे मजे में आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो? लेकिन कोई रोड पे गाली दे देगा तो तुम गर्म हो जाओगे। तो फर्क उस शब्द में भी नहीं है, फर्क यह है कि तुम उससे क्या बनाते हो, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन को पता है प्रॉब्लम क्या है, तो पता करो, देखो, समझो। देखो, एक कह टॉपिक पे आइए गुरुदेव, जीवन की बातें फर्जी होती है, सही बात है। और मैथ्स का टीचर जीवन की बात करे, इससे बड़ी मूर्खता क्या है? वापस आ जाए सब्जेक्ट पे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जीवन में जब कभी जरूरत पड़ेगी तो याद कर लेना मुझे, ठीक है? चलो, लेट अस स्टार्ट। एडुकेशन में यही कमी है कि टीचर्स आपको लाइफ नहीं सिखाते, ठीक है? और ना ही आप सीखना चाहते हो। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हमारे समाज में बैठा दिया गया है कि पढ़ाई का मतलब होता है सब्जेक्ट सीखना, जीवन सीखना नहीं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और कार्य। लेट अस स्टार्ट। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम इस टॉपिक की। तो देखो, इस टॉपिक में थियरी के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसको जरा समझने की कोशिश करिए, ठीक है? जो बेसिक स्टार्ट होता है टाइम एंड वर्क का, वो ये होता है कि भाई एक अकेला आदमी, लेट से ए है, तो ए किसी काम को मान लिया करता है ए डेज में, किसी काम को पूरा करेगा किसमें? ए दिनों में। एक दूसरा आदमी है बी, वो किसी काम को पूरा करेगा कितने दिनों में? बी डेज में, है ना? सेम काम है, ये ए और बी जो कर रहे हैं वो सेम वर्क है। ऐसा नहीं कि काम चेंज हो गया, काम वही है। एक ए दिनों में कर रहा है और एक बी दिनों में कर रहा है। हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है, ओके, कि ए और बी अगर किसी काम को मिलके करेंगे तो ये कितने दिनों में ये चीज खत्म हो जाएगी, कितने दिनों में ये चीज काम खत्म हो जाएगा। अब जरा एक बात बताओ, यहां पर आपको पता है कि काम कितने यूनिट का है? 10 यूनिट का है, 20 यूनिट का है, कि 50 यूनिट का है, कि 100 यूनिट का है? नहीं मालूम, काम का यूनिट नहीं पता, काम है कितना, बस इतना पता है कि काम सेम है। अब काम सेम होने से क्या होगा? ठीक है, क्लियर? आप कहोगे कि मेरे को क्या पता कि काम कितना है, तो हम मानेंगे कि काम जो है मेरा x यूनिट्स का है, जो वर्क है। देखो, जब कुछ नहीं पता होता है तो आप क्या एज्यूम करते हो? x। तो हम मान लेते हैं कि वर्क हमारा x यूनिट्स का है। सो अब देखो, x जो है ना, a जो है वो x यूनिट का काम करता है कितने दिनों में? a दिनों में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो a का मैंने काम लिखा है यहां पर 1 डे। a का एक दिनों का जो काम आया वो आया x अपॉन ए। आप कहोगे हम तो 1 अपॉन ए लिखते थे, ये x अपॉन ए क्यों लिखते थे? देखिए, 1 अपॉन ए तुम क्यों लिखते थे? तुमको किसने बताया कि काम 1 यूनिट का है? ठीक है, क्लियर और नॉट? तुमको किसने बताया कि ये काम जो है 1 यूनिट का है? किसी ने नहीं बताया। तो x यूनिट मान के चलो ना पहले कि x यूनिट काम है, तो a दिनों में पूरा x यूनिट हो जाएगा, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? x अपॉन a यूनिट हो जाएगा। अब देखो, b का जो एक दिन का काम है, b का जो एक दिन का काम है वो आप कहोगे x बटे b यूनिट्स पर डे होगा। यस, क्लियर हो गया? तो मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि मुझे ये बता दो कि a और b मिलके अगर इस काम को करेंगे तो कितने दिनों में होगा? तो आप कहोगे a का एक दिन का काम और b का एक दिन का काम, ये अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा x बटा a प्लस x बटा b। क्या किसी को कोई तकलीफ? अभी तक तो नहीं होनी चाहिए कोई तकलीफ। ओके, सो देखो यहां पर ये हो गया x और यहां पर हो गया आपका a प्लस बी अपॉन ए बी। हुआ कि नहीं हुआ? सो एक दिनों में ये इतना काम करते हैं। आपको कितना काम करवाना है इनसे? इनसे करवाना है टोटल x यूनिट का काम, तो कितने दिन लगेंगे?
तो आप कहोगे नंबर ऑफ डेज जो लगने वाले हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप कहोगे देखो x यूनिट का काम है डिवाइडेड बाई ये करना पड़ेगा मुझे x इंटू, क्योंकि ये 1 दिनों का काम है आपका, तो मैं लिख रहा हूं x अपॉन x इंटू a प्लस बी अपॉन ए बी। और अगर आपने ये लिखा तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई? ए बी अपॉन ए प्लस बी हुई। ठीक है, तो मतलब अगर ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, ए अकेला ए दिनों में करता है, बी अकेला बी दिनों में करता है, तो मिलके ये काम को करेंगे ए बी अपॉन ए प्लस बी दिनों में, यही करेंगे ना। ठीक है, ए बी अपॉन ए प्लस बी दिनों में। अब आप एक बात को बहुत इत्मीनान और ध्यान से देखना कि यहां पर जो हमने x यूनिट का काम माना था, जब हमने a और b को कंबाइन कर दिया तो क्या हुआ? क्या वो x कट गया? कट गया, x कहीं बचा क्या? जब हमने ये पूरी कैलकुलेशन की और हमने बोला कि काम हमारा x यूनिट का है, तो अल्टीमेटली क्या x कट गया? यस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर काम सेम है तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो काम कितना है। अगर a अकेले a दिनों में करेगा, b अकेले b दिनों में करेगा, तो दोनों मिला के इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ए बी अपॉन ए प्लस बी। पर इसमें कंडीशन क्या है? सेम काम एक ए दिन में कर रहा है, एक बी दिन में कर रहा है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें देखनी है, इसलिए बचपन में x को नहीं माना गया। जब हम x यूनिट का काम मान रहे हैं और x अल्टीमेटली कैंसिल हो जा रहा है, तो x को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर हम x को कुछ भी मान सकते हैं, तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा a एक काम को a दिनों में कर रहा है, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, b उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? b दिनों में कर रहा है। ठीक है, सो a और b मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आपने कहा, अगर मैं पूछूं टाइम, जब a प्लस बी मिलकर इस काम को करेंगे तो ये होगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो और फिर मैं उस पर कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। मान लेते हैं a एक काम को 20 दिनों में करता है, 20 डेज। ठीक है, b उस काम को करता है लेट अस से 30 डेज, 30 डेज में। ठीक है, और मैं कहूं आपसे कि बताओ a प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? सेम काम को। सो आप कहोगे सेम काम को अगर a और b मिलकर कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30। 20 प्लस 30 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 600 अपॉन 50। तो ये वैल्यू कितनी आई? 12 डेज में। कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एटलीस्ट। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, इज इट क्लियर? टेल मी प्लीज, किसी को कोई तकलीफ है? नहीं? ठीक है, 12 दिन आ गए। अब जरा एक चीज समझना, आप जब आप बचपन में इसी सवाल को सॉल्व करते थे बचपन में, सो आप काम को 1 यूनिट मानते थे। आप कैसे करते थे इस सवाल को? आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करते थे बचपन में। बचपन में आप सीधे कहते थे कि देखो अगर a प्लस बी मिल जाएंगे तो जो टाइम लगेगा, मान लेते हैं x दिन है, तो 1 दिन में किया गया काम a और b मिलाकर वो होगा 1 अपॉन एक्स। और आप कहते थे 1 दिन में किया गया a वाला काम होगा वो होगा 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 20। और आप कहते थे कि 1 दिन में b ने जो काम किया वो होगा 1 अपॉन 30। बोलते थे आप ऐसे ही। फिर आप कहते थे कि देखो 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो इधर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 60 बनेगा और यहाँ आपका 30 प्लस 20 यानी 50 बनेगा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाती थी 50 अपॉन 60। ठीक है, ये क्या है? 1 दिन का काम। अब इसी को अगर आप ऐसे लिख लो 1 अपॉन 60 अपॉन 50, मतलब 1 दिन का काम है और हमने काम को 1 यूनिट मान रखा है। तो इसको अगर इस तरीके से आप लिखोगे, इस तरीके से आप व्यक्त करोगे, सॉरी ये 60 लिखोगे तो 3 प्लस 2 आएगा। यहाँ पर यहाँ गलत लिखा है मैंने, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। इट विल बी 3 प्लस 2। सो 3 प्लस 2 आपका कितना होगा? 60/5। ठीक है, सॉरी 5/60 है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/60/5। ये स्ट्रक्चर मैं जानबूझ के लिखना चाहता हूं। तो जब भी आप काम को 1 यूनिट मान के चलते हो तो वर्क अपॉन ये जो नीचे लिखा होता है,
क्योंकि 1/x क्या है, 1/x है, ये x है नंबर ऑफ डेज। तो यहां भी अगर 1/x का फॉर्मेट आप लिखते हो तो ये आपकी नंबर ऑफ डेज हो जाते हैं, 12 दिन। आप यहां से सीधा भी डिवाइड करके देख सकते थे, 1/12 आएगा, 1/x बराबर 1/12, x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट। ऑलराइट, बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एक चीज का आपको ध्यान ये रखना है कि अब ये तरीका बहुत ही ओल्डिश हो गया है, ये आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, समय की घोर बर्बादी है, बट पता होना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर वेरिएबल होगा तो वी कैन यूज इट, आई एम नॉट सेइंग यू फॉरगेट इट, बट यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग दिस फॉर्मेट नाउ। 1/1 में देखो प्रॉब्लम क्या है, बचपन में आपको 1 लेके इसलिए सिखाया गया क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि आप कोई सवाल करो, तो 1 करके सिखा दिया। तुमने इसको एक पैटर्न की तरह रट लिया, 1/1/1/1, माना कि काम 1 यूनिट है। कभी दिमाग में आया कि 1 यूनिट क्यों मान रहे हैं, वाई 1 यूनिट, कुछ और नहीं मान सकते हैं क्या? अब मैंने आपको ये सिखाया है कि चूंकि जो काम है आपका वो आपका x यूनिट लेके चलोगे तो भी x कट जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि काम को हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम काम को कुछ भी मान सकते हैं तो आप मुझे बताओ कि क्या काम को 1 मानना जरूरी है? नहीं। अगर हम कुछ भी मान सकते हैं तो हम कुछ भी अपनी मर्जी से मानेंगे। तो अब देखो हम क्या मानने जा रहे हैं, आपको यहां पर बेहतर समझ में आएगा। और ये तरीका आपका हो गया एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, तो एलसीएम मेथड का मतलब क्या है? जैसे आपने कहा कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, 10 डेज, बी किसी काम को आपका 20 दिनों में कर सकता है, 20 डेज, लाइक दिस। या जो डेटा था वही लो ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा। 20 डेज कर दो इसको, और इसको हम करेंगे 30 डेज। अब आपको पता है कि अगर आप एक दिन का काम निकालते हो तो 1/20 लिखते हो, 1/30 लिखते हो, पर मैंने आपको बोला कि काम को 1 लेना जरूरी नहीं है, हम काम को x लेके चलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये जो इनका एक एक दिन का काम निकल के आएगा x/20, x/30, जब x को हम कुछ भी मान सकते हैं तो क्यों ना हम x को कुछ ऐसा माने कि ये 20 उसको पूरा का पूरा काट दे तो एक इंटीजर मिलेगा। इंटीजर मिलने का फायदा क्या होगा कि उनको हम आसानी से जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। इसको भी अगर हम डिवाइड करें वो 30 से भी डिवाइड हो जाए, यानी x अगर हम कुछ भी मान सकते हैं तो क्यों ना ऐसा नंबर माने जो 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाए। फायदा क्या होगा कि ये नंबर ये कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर्स में, इंटीजर्स में। अब मुझे अगर a और b का मिला के काम देखना होगा तो हम इन दोनों को सीधा जोड़ देंगे। तो आप ये कहोगे कि x को मैं क्यों ना एलसीएम ले लूं 20 और 30 का। मेरा लेकिन एक सवाल है कि क्या एलसीएम लेना जरूरी है? नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। आप ले सकते हो 5, एलसीएम ले लो, कॉमन मल्टीपल ले लो, कुछ भी ले सकते हो। बट एलसीएम लेने का फायदा क्या है? एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम लेने का फायदा ये हो जाएगा कि जब मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा और 30 से डिवाइड करूंगा तो पहली बात तो डिवाइड भी होगा, और दूसरा जो नंबर आएंगे वो सबसे छोटे संभव नंबर्स आएंगे। अगर मैंने इसको 60 इसका एलसीएम लेके ना लेके इसका डबल ले लिया, 60 के बजाय मैंने 120 ले लिया, होगा क्या? फिर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नंबर बड़े बड़े आएंगे। बड़े बड़े आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। आपने एलसीएम अप्रोच भी रट रखी है, मुझे पता है। क्यों लेते हैं एलसीएम ये भी जरूरी है जानना, ताकि तुम्हें पूरी तरह से बात समझ में आए कि हम कुछ भी ले सकते हैं। अब एलसीएम लेने का रीजन क्या है कि ये सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। अब आप करोगे क्या, आप 20 और 30 का एलसीएम लोगे और आप कहोगे कि मेरा जो वर्क है वो 60 यूनिट्स का है। आप बोलोगे कि मेरा जो वर्क है वो 60 यूनिट्स का है। ये बोलने के बाद आप क्या बोलोगे? आप कहोगे ए चूंकि 20 दिनों में ये काम खत्म करता है तो ए का जो वर्क रेट हो गया वो हो गया 3 यूनिट्स पर डे। ये हो गया 3 यूनिट्स पर डे। और ऐसे बी का जो रेट हो गया ये हो गया आपका 2 यूनिट्स पर डे। क्या हो गया इसका रेट? 2 यूनिट्स पर डे। एक का हो गया आपका 3 यूनिट्स पर डे और एक का हो गया आपका 2 यूनिट्स पर डे। अब आप बताओ मुझे कि अगर आप ए और बी को मिला दें, कंबाइन कर दें, तो क्या ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 यूनिट्स पर डे? यस। और अगर मुझे ए और बी को मिला के काम कराना है तो जो टाइम टेकन होगा ए और बी के द्वारा इसी काम को खत्म करने का, आपने ये मान रखा है कि आपका टाइम वर्क कितना है? 60 यूनिट्स का है। तो 60 यूनिट्स का वर्क आपको कराना है ए और बी से मिला के, वो एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। तो आपका यहां पर आंसर कितना आ गया? यहां पर आंसर आ गया आपका 12 डेज। यानी इनको कितना दिन लगने वाला है? 12 दिन लगने वाला है। सो एलसीएम मेथड की जो खास बात है वो ये है कि
ये तरीका कुछ ऐसा नहीं कि नया तरीका है, हम यहाँ भी वही कर रहे हैं, एक दिन का काम निकाल रहे हैं, बट यहाँ पर हमने काम को एक यूनिट नहीं माना है, तो वैल्यूज हमारी फ्रैक्शन में नहीं है, हमने काम को माना है एलसीएम ऑफ जो भी दिया हुआ है। तो फायदा ये है कि एक एक दिन का जो काम है वो इंटीजर में निकल रहा है, जोड़ना आसान है, फिर डिवाइड करना आसान है, और मेरा आंसर भी आसानी से आ जाएगा। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दिस? क्लियर? से यस इफ यू आर गेटिंग दिस। जल्दी बोलो, समझ में आया? फिर मैं आपको आगे चलता हूं, लेके चलता हूं। अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा दूसरा एलसीएम का तरीका जो हम लोग यूज करेंगे। लेट मी टेल यू द तीसरा तरीका। एलसीएम के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। तीसरा तरीका है आपका परसेंटेज मेथड। देखो, परसेंटेज मेथड का मतलब क्या है? जैसे आपने बोला कि ए एक काम को 10 डेज में कर सकता है, बी एक काम को कर सकता है कितने दिन में? 20 और 30 रखो, डेटा सेम रखेंगे तो आप रिलेट कर पाओगे। 30 डेज में कर सकता है, ठीक है। तो ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और बी आपका काम को 30 दिन में कर सकता है। अब कोई भी जो काम है उस काम को क्या बोलते हैं? खुद को एनी वर्क इज 100% वर्क। टोटल वर्क, कोई काम आपको खत्म, मान लिया आपको एक दीवार बनानी है पूरी, तो दीवार अगर आपको पूरी बनानी है तो दीवार बनाने का जो पूरा काम है वो कितना है? खुद में 100% काम है, ठीक है। तो आप कहोगे कि टोटल जो वर्क होता है किसी भी सिनारियो में, आपका टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क आपका होता है चुपचाप 100%। तो अगर मेरा कुल वर्क 100% है महाराज, तो आप मुझे बताओ ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? आप कहोगे 5% पर डे, ठीक है। ये पीडी आपका पेन ड्राइव नहीं है, पर डे। तो मैंने क्या बोला कि 100% काम अगर 20 दिन में करता है तो क्लियर हो गया ना, इट इज 5% पर डे, ठीक है। अच्छा, बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे बी जो है, अगर मैं 100 को 30 से डिवाइड करूंगा 10/3 बनेगा, तो ये बनेगा 3/3% पर डे, और इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉल इट 3.33% पर डे। हाँ जी, समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा। अच्छा, तो ये बताओ ए प्लस बी मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में? 5 और 3 8.33% पर डे। मिला दे तो। अच्छा, क्या आपको परसेंटेज से मालूम है कि 8.33% जो होता है ये 1/12 के बराबर होता है? मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? अच्छा, 8.33% क्या होता है? 1/12 के बराबर होता है। 1/12 के बराबर होता है, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये 1/12 का काम है, मतलब 1/12 काम है। तो इसको आप खुद बताओ कि कितना दिन लगेगा इस काम को पूरा करने में? 12 डेज, क्योंकि ये खुद 1/12 है। अगर इसको 12 से गुणा कर दोगे तो 100% काम हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर कितना आ गया? 12 डेज। आया कि नहीं आया? ठीक है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या बेहतर है, फ्रैक्शन वाला मेथड 1/, वाला, या फिर एलसीएम वाला मेथड, या फिर परसेंटेज वाला मेथड? बताओ कौन सा ज्यादा बेहतर है? लिखो, एलसीएम वाले एल लिखें, परसेंटेज वाले पी लिखें, और फ्रैक्शन वाले एफ लिखें। कौन सा मेथड तुम्हें अभी तक ज्यादा बेहतर लग रहा है? विच मेथड यू आर फाइंडिंग द बेस्ट? विच मेथड यू आर फाइंडिंग द बेस्ट? प्लीज आंसर। ओके, ऑलराइट। शिवाशीष, मैं उन पॉइंट्स की बात करूंगा व्हेन आई विल डील विद क्वेश्चंस। ओके, परसेंटेज वाले आगे कुछ कह रहे हैं एलसीएम बेहतर है, परसेंटेज बेहतर है, एलसीएम बेहतर है, परसेंटेज बेहतर है, एलसीएम बेहतर है, परसेंटेज बेहतर है, ठीक है। कई बार देखिए आपकी जो चॉइसेस होती है ना, वो इतनी साफ नहीं होती है, हाँ जी, कि कौन बेहतर है। फर्स्ट, फ्रैक्शन वाली जो अप्रोच है, 1/, वाली अप्रोच जो है, उसके यूसेस बहुत कम है डायरेक्टली। वी विल बी यूजिंग इन वेरी लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, सो आई कैन से कि उसकी यूटिलिटी 1% क्वेश्चंस में थोड़ी ठीक ठाक होगी, जहां पर कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, एक्चुअली माइट बी दैट गेट्स यूजफुल। बट परसेंटेज और एलसीएम की अगर बात करेंगे, then you should not take a call which is better. Why? Because it depends on the data of the question. Sometimes percentage will work pretty faster, but sometimes LCM is pretty faster.
देखो एलसीएम का क्या फायदा और नुकसान है ये मैं आपको समझाता हूं अभी। यू विल अंडरस्टैंड विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल। ओके, मैं एक सवाल दूंगा और हम जज करेंगे इन दोनों मेथड्स को एटलीस्ट। मैंने कहा कि ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, देखना। बी मेरा एक काम है वो 20 दिनों में कर सकता है। सी मेरा एक काम है वो मान लेते हैं 40 डेज में कर सकता है। ओके, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको एक चौथा मेथड भी बताऊंगा। वेट करिए। सो ये हो गया ए बी सी। अब मैंने आपको ये बोला कि ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। सिनेरियो क्या है देखो, ए प्लस बी, ये आपको दिया है कि इन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया और इन्होंने 4 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया? 4 डेज तक काम किया। फिर जो रिमेनिंग वर्क है, जो आपका रिमेनिंग वर्क है वो कौन कर रहा है? सी अलोन। ठीक है, इन एक्स डेज। तो आपको निकालना है कि एक्स की वैल्यू क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जरा निकालें, कैलकुलेट करें। सो आप कहोगे कि देखो पहला मेथड आपका है, जाहिर सी बात है हम एलसीएम और परसेंटेज को देखना चाहते हैं यहां पर, हाउ डू दे बिहेव हियर। सो आप कहोगे 10, 20 और 40 का जो एलसीएम होता है वो 40 ही होता है। ठीक है, द सिंपलेस्ट थिंग इज हियर इज दैट एलसीएम इज इक्वल टू 40। एलसीएम आपका अगर 40 यूनिट्स हो गया, अब आप कहोगे कि अगर मैंने यहां पर 40 यूनिट्स माना है तो ये तो 4 हो गया, ये मेरा 2 हो गया और ये मेरा 1 हो गया। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि ए और बी मिलेंगे अगर, तो ये करेंगे 6 यूनिट्स 4 दिनों के लिए, तो 24 यूनिट्स हो गया है। फिर आप कहोगे जो रिमेनिंग वर्क आपका है, वो कितना है? 16 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका 16 अपॉन, और अगर सी से काम कराना है मुझे तो 16 यूनिट का काम बाकी है और ये 1 यूनिट पर डे करता है, तो इट विल बी टेकिंग 16 डेज। प्रेटी गुड। ओके, इट्स प्रेटी गुड। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? मैंने क्या बोला आपको कि एलसीएम निकाला हमने, तो एलसीएम की वैल्यू आई 40, और अगर एलसीएम की वैल्यू आपकी आ गई 40 तो हम करें ए प्लस बी 24 होगा, 24 यूनिट करेंगे 4 दिनों में, 16 यूनिट बचेगा, वो सी अकेले 16 दिनों में कर लेगा। लेट्स गो टू परसेंटेज एंड सी व्हाट विल हैपन। आप कहोगे परसेंटेज में अगर 10 डेज हैं तो 5% है, बी कितना है आपका, सॉरी 10 डेज है, सॉरी ए का 10 डेज है 10% है, बी आपका कितना है 5% है, और सी कितना है आपका 2.5% है। सो आप कहोगे यहां पर 15 यूनिट है, दोनों मिला के 15 यूनिट 15% हो गया, और अगर आपने 4 दिन काम करवाया इनसे तो 60% काम तो इन्होंने कर दिया। बाकी काम कितना बचा? 40%। आपको निकालना है 40/2.5। ठीक है, ये 80/5 के बराबर है, यानी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 16। आपको अभी भी एलसीएम बेहतर लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? टेल मी। ऑलराइट, ऑलराइट, आई एम जस्ट आस्किंग यू ऑल, क्या अभी आपको एलसीएम खराब लग रहा है? नहीं। बट मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं, आपको एलसीएम अभी भी इजी लग रहा होगा कि 1 से डिवाइड क्या आंसर आ गया। वो ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि हर सवाल में एलसीएम अलग अलग आता है, सेम नहीं होता है। बट क्या हर सवाल में टोटल वर्क 100% रहेगा? यस। ठीक है, अब हर सवाल में अगर एलसीएम अलग अलग आएगा तो हर सवाल में रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे कि कितना काम है एलसीएम की वैल्यू वर्क यूनिट से माइनस कितना हो गया है, तब आपको रिमेनिंग वर्क निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस। तो चूंकि हर सवाल में एलसीएम अलग अलग होगा, मुझे घटा के ही रिमेनिंग वर्क निकालना पड़ेगा और कोई चारा नहीं मेरे पास। परसेंटेज में खास बात बस इतनी है कि चूंकि 100% काम टोटल हमेशा रहेगा, तो रिमेनिंग वर्क आपको अलग से निकालना ही नहीं है।
कैसे, मैं बताता हूं। मान लिया मैंने बोला 28% काम हो गया है, 72% बाकी है। मैंने कहा 56% काम हो गया, 44% बाकी है। मैंने कहा 88% काम हो गया, 12% बाकी है। मैंने कहा 36% काम हो गया, आपको पता है 64% बाकी है। बिकॉज डिफरेंस फ्रॉम 100 इज ऑलरेडी नोन टू यू बाई डिफॉल्ट। बचपन से आपने इतनी बार ये चीजें करी हैं कि जब 100 में से किसी चीज का अंतर चाहिए तो वो रिएक्शन आपका तेज है। क्लियर और नॉट? यस। So the advantage that percentage has is that LCM में आपको पहले LCM निकालना पड़ता है। अगर नंबर बहुत आसान है तो फट से LCM निकल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में एडवांटेज क्या है कि रिमेनिंग वर्क पता है। बट ये दोनों ऐसा नहीं कि पलड़े पे आप बिठा दोगे इनको तो कहोगे ये अप्रोच बेहतर है, राइट? यू कैन नॉट से दैट बिकॉज it depends on the data of the question which approach is going to work better. Okay, there can be questions where data is given like this: 11 दिन, 13 दिन। अब 11 और 13 का जो परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है दैट इज लिटिल डिफिकल्ट। डेसिमल में चले गए आप, डेसिमल में चले गए तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आपको मुश्किल आ सकती है, ठीक है। यू कैन हैव डिफिकल्टी। सो व्हाट आई से इज दैट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस if you want to follow only one approach, that will be LCM. It's a safest approach. It's a safest approach to have. Okay? In majority of the questions, you will be using LCM approach because of the simplicity of the method. क्योंकि यहां पर क्या है ना, डेसिमल में नंबर्स नहीं आते, परसेंटेज में दे रहे थे चांस ऑफ डीलिंग इनटू डेसिमल। और जब डेसिमल्स आएंगे तो डेसिमल्स में चैलेंज क्या होता है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। क्लियर और नॉट? तो आपका जो प्राइमरी अप्रोच होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में दैट विल बी एलसीएम, बट यू हैव टू लर्न परसेंटेज आल्सो बिकॉज इन सम क्वेश्चंस इट हैज ग्रेट एडवांटेज। तो वी विल नॉट लीव दैट एडवांटेज। तो मेथड्स आर एक्चुअली नॉट सेपरेट। द ओनली थिंग दैट इज सेपरेट इज हाउ यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस, व्हाट यू आर टेकिंग टोटल वर्क। 100% ले रहे हो, परसेंटेज लगा रहे हो, या फिर आप ये यूज कर रहे हो एलसीएम। दूसरा क्या है, परसेंटेज में अगर डेटा नोन नंबर्स का आएगा जिनका फ्रैक्शन आपको ऑलरेडी पता है, 1/20 यू नो 5%, 1/40 2.5%, तो you will be able to use it faster. So do not worry about that. I'll explain you clearly. But अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट चीज पे, और इसके पहले मैं आपको कुछ और भी सिखाऊं। मैं पहले बात करूंगा आपसे एफिशिएंसी की। So efficiency simply is rate of work done. This rate of work done is called as efficiency. अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एलसीएम मेथड भी एफिशिएंसी मेथड ही है और कुछ नहीं है। जब आपने यहां पर टोटल काम को 60 यूनिट मान लिया और फिर आपने निकाला एक दिन का कितना काम है, ये क्या है, ये एफिशिएंसी है। 3 इज द एफिशिएंसी, 3 यूनिट्स पर डे। तो पर डे की एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट। यहां पर जो तुमने वैल्यू लिखी थी परसेंटेज में 5% पर डे, व्हाट इज दिस 5% एफिशिएंसी? कि एक दिन में अगर वो 5% काम कर पा रहा है पर डे, तो पर यूनिट टाइम द वर्क डन इज 5%, तो 5% इज द एफिशिएंसी। बट इसको थोड़ा सा कॉस्मेटिक मेकअप करा के अलग से दिखा रहा हूं मैं आपको एफिशिएंसी एंड व्हाट एफिशिएंसी मींस। रेट ऑफ वर्क डन। आप देखो कोई भी काम लेट से आपके पास है, उस काम को मैं बोलता हूं W इज द वर्क डन। आप लिख सकते हो यहां पर वर्क को हम W से डिनोट कर रहे हैं। आप बताओ मुझे कि जो एफिशिएंसी आपकी है, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि ये है आपका रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, वर्क पर यूनिट टाइम, और ये है टाइम। तो वर्क पर यूनिट टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि अगर ये E इंटू टी आपका W के बराबर है, और अगर मैं बात करता हूं सेम वर्क की, राइट,
फर्स्ट मैं लिखता हूं, अगर काम सेम होगा, सेम वर्क की बात की जाए कि एक आदमी ए है वो किसी काम को कर रहा है, एक आदमी बी है वो उसी काम को कर रहा है, तो सेम वर्क होगा तो क्या आपका डब्ल्यू कांस्टेंट हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो आपका डब्ल्यू कांस्टेंट हो गया। और डब्ल्यू कांस्टेंट होते ही आपको आपके मन में कुछ दिखना चाहिए, और वो दिखना चाहिए ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी सेम काम के लिए एफिशिएंसी और टाइम उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में ए और बी बिहेव करते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या मैं अब एक बात आपको बोलूं और आप समझ जाओगे, और वो ये बोलने जा रहा हूं, जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूं मैं, कि E इंटू टी बराबर डब्ल्यू एंड दिस डब्ल्यू इज कॉन्स्टेंट फॉर सेम वर्क। तो मैं यहां पर कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको बहुत इत्मीनान और ध्यान से देखना, और वो इत्मीनान और ध्यान से आपको ये देखना है कि एफिशिएंसी रेशियो जो होगा आपका, एफिशिएंसी रेशियो विल बी इक्वल टू रिवर्स टाइम रेशियो। अगर E इंटू टी कॉन्स्टेंट है तो एफिशिएंसी रेशियो और टाइम रेशियो क्या होगा? अगर इसको राइट साइड ले जाओगे तो W अपॉन टी बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो एफिशिएंसी रेशियो विल बी रिवर्स टाइम रेशियो। और ये तो पता है कि ये भी रूल लगा सकते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन सिंपली दिस कि ए किसी काम को मान लिया 10 डेज में कर सकता है, ठीक है, बी जो है उसी काम को मान लेते हैं 20 डेज में कर सकता है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे लिखूं कि एफिशिएंसी ऑफ ए रेशियो एफिशिएंसी ऑफ बी, तो ये टाइम का उल्टा आ जाएगा, यानी 2:1। ठीक है, अब देखो इस अप्रोच में क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है, दोनों बताता हूं। बेनिफिट इसमें यह हो गया कि जैसे ही आपने एफिशिएंसी रेशियो लिख दिया, अब आपको यह भी बोला गया है कि जो टाइम रेशियो है, जो टाइम है, 2 की एफिशिएंसी है लेकिन ए 10 दिन लगाता है, ध्यान से देखना, और यहां बी की एफिशिएंसी 1 की है और ये 20 दिन लगाता है। खास बात देखो क्या है, एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करेंगे तो वर्क निकल जाएगा। देखो 2 इंटू 10 20 है, ऐसे ही 1 इंटू 20 भी आपका 20 ही है। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप वर्क डन पहले एलसीएम निकाल के नहीं निकाल रहे हो, यहां पर हम पहले एफिशिएंसी रेशियो निकाल रहे हैं, और उस एफिशिएंसी रेशियो को यूज करके अगर उसके करस्पॉन्डिंग मुझे टाइम पता है 10 दिन, 2:1 है, तो अगर ये 2 यूनिट मानोगे और इसको 1 यूनिट मानोगे, किसी को एक को पकड़ लो, और इसके द्वारा अगर लिया गया समय 10 दिन का है, तो टोटल वर्क आप यहां से निकाल सकते हो कि 20 यूनिट्स, ये आपका वर्क हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि हम यहां पर सीधे एफिशिएंसी रेशियो निकाल के बाद में टोटल वर्क निकाल रहे हैं। एडवांटेज बस ये है यहां पर कि यहां पर आप एलसीएम से बच जाओगे, यू आर नॉट फाइंडिंग एलसीएम एट ऑल, आप वर्क डन इसको यूज करके निकाल रहे हो। तो अगर आपको एलसीएम निकालने में तकलीफ है तो आप इस अप्रोच से भी आगे बढ़ सकते हो, बट अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा कि इसमें नया क्या है, यू विल लर्न इट स्लोली एंड स्लोली। एफिशिएंसी को इसलिए भी डिफाइन जरूरी है करना क्योंकि सवाल में एफिशिएंसी का टर्म डायरेक्टली यूज होता है, ठीक है, इट इज यूज्ड डायरेक्टली, तो ये जानना जरूरी है। तो मैंने आपको ये बोला कि फॉर सेम वर्क अगर वर्क कांस्टेंट है तो जो एफिशिएंसी रेशियो है आपका, ये रिवर्स टाइम रेशियो के बराबर होता है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग नेक्स्ट एंड आई विल टेल यू समथिंग मोर बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। सो लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 5। मैंने आपसे बोला कि E इंटू टी आपका W के बराबर होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको W कांस्टेंट बोला था, अब मैं W कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं। अब मैं बोल लेता हूं कि मान लिया T कांस्टेंट है आपका। अगर आपका T कांस्टेंट है तो कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन? अगर आपने 2 लोग हैं A और B मान लिया, 2 लोग हैं A और B यहां पर,
और उनको आपने समान समय दिया, ठीक है, तो समान समय अगर आपने दिया तो आप कहोगे EA यानी एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी का जो रेशियो होगा वही उनके द्वारा किए गए काम का रेशियो होगा। यस, जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी कम एफिशिएंसी वो कम काम करेगा, क्योंकि टाइम आपने सेम दिया। ठीक है, क्लियर? टाइम आपने सेम दिया है, तो अगर टाइम सेम दिया है तो जिसकी जो एफिशिएंसी होगी, जितना टाइम अगर सेम दे रहे हो तो कम एफिशिएंसी वाला कम काम करेगा, ज्यादा एफिशिएंसी वाला ज्यादा काम करेगा। तो वर्क डन रेशियो जो होगा ए और बी का, दैट विल बी नथिंग बट एफिशिएंसी रेशियो। तो इसको आप इस भाषा में लिख लीजिए कि जो एफिशिएंसी रेशियो है, एफिशिएंसी रेशियो जो है इज इक्वल टू वर्क डन रेशियो। तीसरा आप कह सकते हो कि एफिशिएंसी कांस्टेंट है। अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट होगा, अगर एफिशिएंसी सेम है मान लिया दो लोगों की, तो जो उनके वर्क डन होंगे वो टाइम के प्रोपोर्शनल होंगे। दैट इज द थर्ड पॉइंट यू कैन राइट, इफ एफिशिएंसी इज कांस्टेंट, so what you will write, you will say कि work ratio is time ratio, work ratio is nothing but time ratio। तो कोई अगर डबल टाइम देगा तो डबल काम करेगा। सेम एफिशिएंसी के केस में डबल टाइम मतलब डबल काम, ट्रिपल टाइम ट्रिपल काम, फोर टाइम्स काम। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल रिलेशंस हैं, इनको मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा जब मैं सवाल करूंगा। ठीक है, अभी बस इन टर्म्स को ऐसे ऐसे देख लो, देखते रहो, प्रोपोर्शनैलिटी है, क्या है, कब कैसे है। पॉइंट नंबर कितना हो गया आपका? 7 नंबर। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 7 में ये रिलेशन बहुत पॉपुलर है कि A इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज B। What is the meaning of this? कि A is twice as efficient as B, अगर आपको ये शब्द दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि A और B का अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो लिख रहा हूं, एफिशिएंसी को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या बड़ा वाला E लिख के भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों चलेगा। तो A और B की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। दिस इज द मीनिंग ऑफ A is twice as efficient as B। और देखना इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसके दो मीनिंग्स आप निकाल सकते हो। यू कैन ड्रॉ ट्रू कंक्लूजन्स। तो मैं वो दोनों कंक्लूजन यहां पर ध्यान से लिख रहा हूं और इसको ध्यान से समझना है आपको। तो एक कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो यहां से कि अगर A ट्वाइस एफिशिएंट है B का, तो आपको ये समझना है कि अगर मैं कहूं कि वर्क कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट का मतलब दोनों सेम काम कर रहे हैं। अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम टेकन बाई ए और जो टाइम टेकन बाई बी होगा, ये आपको पता है 1:2 होगा। मतलब क्या होगा कि A विल टेक हाफ द टाइम, B विल टेक हाफ द टाइम to complete the work। taken by B to complete the work। सिंपल, समझ में आ रहा है? कंक्लूजन नंबर 1 कि अगर सेम काम की बात हो रही है और एफिशिएंसी डबल है, एक आदमी है जो 2 गुना काम कर लेता है दूसरे की तुलना में, जाहिर सी बात है एक ही काम अगर दोनों को दोगे तो B जितना टाइम लेगा, B अगर लेगा 20 मिनट्स तो A कितना लेगा? 10 मिनट्स, क्योंकि दुगनी स्पीड से काम करता है। कंक्लूजन नंबर 2 जो यहां से होगा वो ये होगा कि अगर हम इन दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट कर दें, वी आर टॉकिंग अबाउट सेम टाइम उनको दिया है, सो अगर दोनों के लिए समय आपने सेम कर दिया, सो आप कहोगे A विल डू ट्वाइस
the work that B will do. So B जितना काम करेगा A उस काम का 2 गुना काम कर देगा, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट है सो आप कहोगे वर्क ऑफ A और वर्क ऑफ B का जो रेशियो होगा वो सीधा एफिशिएंसी रेशियो होगा 2:1, ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैं एक बात और बोलने जा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जो आपको बहुत ध्यान रखना है, वो ये कि अगर A की एफिशिएंसी B की डबल है तो क्या आप बोल सकते हो कि एक A आपका 2B के इक्विवेलेंट है? भाई मैं कह रहा हूं कि A की जो एफिशिएंसी है वो B की एफिशिएंसी का 2 गुना है। अगर A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी का 2 गुना है तो अगर मैं एक A को कंपेयर करूंगा एक B से तो चलो A जो है B का 2 गुना काम करेगा। लेकिन अगर मैं एक A को और 2 B's को कंबाइन करके देखूं, 2 B मिला के जितना काम करेंगे उतना ही A करेगा फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो क्या यहां पर A इज इक्विवेलेंट टू 2B? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर A B की तुलना में ट्वाइस एफिशिएंट है तो A को हम 2B से रिप्लेस कर सकते हैं, B को हम A/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। जब हमारी मर्जी करेगी तो हम ऐसा करेंगे। तो ये रिलेशन आप बहुत ही इत्मीनान से समझ लें कि इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और इट्स नॉट क्लियर? हाँ जी, ठीक है। सवाल करें एक इस पे बेस्ड थोड़ा सा, चलो सवाल देखते हैं। A is twice as efficient as B. Together they can complete a work in 30 days. Find time taken by A and B to complete the work working alone. करो सॉल्व। अकेले अकेले काम करना है, ओके। वर्किंग अलोन ऑप्शन दे रहा हूं। Tell me what's the answer, please. 10 and 20, okay. जल्दी बताओ उत्तर, बताओ उत्तर, बताओ उत्तर, बताओ। फिर दिखाता हूं तुम्हारा दिमाग कहां सोया और खोया रहता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे मुझे किताब लिखनी है कि कितनी बदहोश शिक्षा व्यवस्था है हमारी, ठीक है। बदहोश, जो स्टूडेंट्स को क्या बनाता है? मदहोश। इट नेवर वर्क लॉजिकली, ठीक है। और उससे हम जैसे अध्यापकों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है।
पहले तो आईना दिखाना पड़ता है, फिर आईना दिखाने के बाद समझाना पड़ता है कि नहीं 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 तुमने ऐसा क्यों सोचा। अब देखो कितने लोग, अभी देखना आप, बस मुझे ये डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं सब चीज़ सिखा रहा हूँ, तुम अपने मास्टर का कॉलर पकड़ लो जो तुम्हें बचपन में पढ़ाया। एक बच्चा तो एक बार गुस्सा हो गया, क्लास में पढ़ा रहा था, उसने बोला कि सर छोड़ूंगा नहीं अपने मास्टर को जिसने मुझे पढ़ाया था। मैंने कहा यार ऐसा कुछ मत करना ठीक है, वो भी उसी सिस्टम का पार्ट है, उनकी क्या गलती है यार। तो पहली बात तो ये बताओ कि अगर दोनों मिलके उस काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलके, तो अकेले 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 करेंगे तो 30 दिन से ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। अगर दोनों मिलके 30 दिन में कर रहे हैं यार, तो जब वो अकेले अकेले करने जाएंगे तो क्या उनको 30 दिनों से कम लग सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, इवन दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहां ए 30 लिखा हुआ है। ए अकेले 30 नहीं कर सकता, साथी के साथ मिलके करता था। ओनली पॉसिबल आंसर इज डी, द ओनली पॉसिबल आंसर इज डी, देयर इज नो अदर ऑप्शन पॉसिबल। तो लॉजिकली तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए पहले तो, ये बहुत जरूरी है। ये सब चीजें ही आपकी लर्निंग में मिसिंग है। आप मैथ्स को सीखते हो फॉर्मूला बेस्ड, बट ये लॉजिक कहां चला जाता है तुम्हारा कि ए और बी मिलके अगर काम को 30 दिनों में कर रहे हैं भैया, तो अकेले अकेले 30 दिन से ज्यादा लगेगा। तो ये जो व्यवहारिक नॉलेज है अपनी, इसको मत खोइए, क्योंकि इसके बगैर आप बहुत आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लॉजिक है ही नहीं है। हाँ जी, दो लोग मिलके, तुम लोग ये सब चीजें, और ये मत बोलना कि ये सब चीजें तुम्हें नहीं आती हैं, ये सारी चीजें अनपढ़ को भी आती हैं। आपको ये बात नहीं पता है क्या कि अगर दो लोग मिलके किसी भी काम को 30 दिनों में करेंगे, जैसे लेट्स से तुम अपना घर बनवा रहे हो, कुछ काम करवा रहे हो, आपको ये चीजें पता है प्रैक्टिकली कि भाई दो लोग मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर उसमें से एक को हटा देंगे तो समय ज्यादा लगेगा, जानते हो। बट इसको मैथ्स में यूज नहीं कर पाते आप, क्योंकि आप जब मैथ्स में आते हो तो आपका दिमाग जो है फॉर्मूलों में खो जाता है, ठीक है। एनीवे, तो ये तो एक तरीका हुआ। अब आप कहोगे कि ऐसे ऑप्शन ना हो तो, मान लिया सारे ऑप्शन ऐसे हों जिसमें 30 के ऊपर दिया हो तो, चलो अच्छी बात है, तो कैसे पता करेंगे कौन सा है? तो मान लिया दूसरा सेट ऑफ ऑप्शंस ऐसे दिया मैंने, सेम सवाल, पहले तो आपको ये ऑप्शन दे दिया, अब मैं अनदर सेट देने जा रहा हूं। अनदर सेट मैंने आपको दिया हुआ ऐसे दे दिया, लेट्स से 32, 64, 35, 70, 45, 90, 40, 80, ठीक है। मे बी आई गिव यू लाइक दिस डेटा। अब आप कहोगे यहां सर कैसे करोगे, जरा बताओ, सब तो 30 से ऊपर है। हाँ, तो मैंने सिखाया, फिर मुझे ही ताने दे रहे हो तुम, ठीक है। देखो यहां डबल डबल दिख रहा है, होना भी चाहिए। ए की एफिशिएंसी अगर बी की 2 गुनी है तो ए के द्वारा लिया गया समय बी का आधा होगा, ए के द्वारा लिया गया समय बी का आधा होगा। और देखो हर जगह यही है। अब हर जगह अगर यही है तो भैया मैं नहीं जानता हूं कि इसमें क्या करेक्ट है। अब इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, और इसके तरीके कई हैं, सारे तरीके डिस्कस करेंगे। आप पहले कहोगे कि ए और बी का अलग अलग कुछ नहीं पता है, कितना कितना है। डू यू नो दिस? नो, यू डोंट नो दिस। सो व्हेन यू डू नॉट नो दिस, लेट्स नॉट थिंक ऑफ एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे तुम? ए और बी के बारे में कुछ मालूम है क्या तुमको? नहीं। ए कितने दिनों में काम करता है? नहीं। बी कितने दिनों में काम करता है? नहीं। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? हाँ जी। तो इसके देखो तरीके क्या है। यहां पर एलसीएम नहीं निकाल सकते हो तुम, यू कैन नॉट फाइंड एलसीएम। कहां से लगाओगे एलसीएम? अगर आप एलसीएम लोगे 30, तो 30 को फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा ए और बी में। संभव है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर आप एलसीएम 30 मानते हो तो आप कहोगे एक आदमी और बी के आदमी की एफिशिएंसी क्या है? 2 गुनी है, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। बट देयर इज ए प्रॉब्लम।
So let me explain you how you will solve this question. You will solve this question using efficiency. आपको पता है कि A और B की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो क्या है, 2:1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 यूनिट्स। अगर कंबाइंड एफिशिएंसी 3 यूनिट्स है और इनको 30 डेज लगता है इस काम को करने में, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्क है तुम्हारा वो 90 यूनिट्स है। कंबाइंड एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन कंबाइंड केस में इज नथिंग बट वर्क डन। तो 90 यूनिट आपका काम हो गया। अगर 90 यूनिट आपका काम हो गया, अब आपको निकालना है ए कितना टाइम लेगा, तो वो होगा 90 यूनिट्स बाई 2, 45 डेज। और जाहिर सी बात है बी का टाइम टेकन डबल होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो 90/1, इट विल बी 90 डेज। तो एफिशिएंसी रूट आपको अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एलसीएम आप निकाल ही नहीं सकते हो। समझ में आया मेरी बात? तो मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम और एफिशिएंसी में फर्क नहीं है, बट कई बार जब एलसीएम निकालना पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपको डेटा ही नहीं दिया हुआ है, देन यू प्रोसीड थ्रू एफिशिएंसी एंड फाइंड टोटल वर्क। एक तरीका। लेट मी गो टू अदर तरीका। मैं आपको बहुत तरीके दिखाऊंगा। तरीका नंबर 2 देखो, परसेंटेज का तरीका। परसेंटेज ये कहेगा कि ए और बी मिलाकर एक दिन में जो काम करेंगे वो होगा 1/30 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 3% इक्विवेलेंट होता है 3.33%। 1/30 इज द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 3.33%। तो पर डे का काम है 3.33%। अब एक बात बताओ कि ये जो 3.33% काम हुआ है एक दिनों में, ये 3.33% काम हुआ है कितने दिनों में, 1 डे में, एक दिन में। इस काम को अगर मुझे बांटना हो ए और बी में, तो आप किस रेशियो में बांटोगे, 2:1 में बांटोगे कि नहीं? यस। क्योंकि अगर ए की एफिशिएंसी 2 गुनी है बी की तुलना में, तो अगर मैं एक दिन का टोटल काम मेरे पास है और मैं बोलूं इसमें ए ने कितना किया है और बी ने कितना किया है, तो आप कहोगे ए ने किया होगा 2 यूनिट, तो कंपैरेटिवली ए ने किया होगा, ए ने 2 यूनिट किया है तो कंपैरेटिवली बी ने 1 यूनिट किया। तो कुल मिला के 2:1 में एक काम बांटना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी ए की 2 गुनी है। अब अगर आप 2:1 में बांटोगे तो ए का काम हो जाएगा 2.22% और बी का काम कितना हो गया, 1.11%। हुआ या नहीं हुआ? ये वैल्यू तुम्हारी होती है 1/90 के बराबर। तो यहां से आपको मिल गया 90 डेज। और यहां क्या वैल्यू आएगी आपकी, ये 2/90 है, ये वैल्यू जो है इसका डबल है ना, तो ये 2/90 है, ये आपका 1/45 है, तो ये आ गया आपका 45 डेज। आपको ये भी मालूम है ना कि ये अगर निकाल लोगे तो इसका टाइम आधा होगा। तो परसेंटेज से देखिए कितना आसानी से सवाल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कि भैया वहां हमने कर दिया 3.33%, देन वी क्विकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2:1, एंड देन हमने अलग अलग काम निकाल लिया, उसको फ्रैक्शन में व्यक्त कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक। अब देखो मैं आपको तीसरा तरीका देखता हूं जिसमें ना पहला है ना दूसरा है। क्या होगा? पूर्ण लॉजिक। पूर्ण लॉजिक। बट उसके पहले मैं आपको वो दिखाऊं, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर लेटस से मेरे पास एक ए है और वो किसी काम को 10 दिनों में करता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग दिस, अंडरस्टैंड दिस। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो 2A उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? आप कहोगे 5 डेज में कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? 2A उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? 5 डेज में कर देंगे। इन अदर वर्ड्स इफ आई राइट कि मेरे पास एक अगर अकेला ए है, वो किसी काम को मान लिया n डेज में करता है, बहुत ध्यान से देखना, और अगर मेरे पास n टाइम्स ए हो जाएं और x टाइम्स ए हो जाएं, इसको आप x डेज करो। मैंने a को 2 3 4 5 n कर दिया, तो आपको पता है टाइम कितना लगेगा, x/n डेज। अब देखो यहां पर आपको समझना पड़ेगा,
एक अकेला जो ए है वो x यूनिट का काम कर रहा है, पूरा x दिनों में, x दिनों में काम कर रहा है। यहां पर नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ एजेंट्स, यहां आपकी एफिशिएंसी n गुना हो गई है। अगर आपकी, जब आपने a से n टाइम्स a कर दिया तो आपने एफिशिएंसी को n गुना कर दिया। अगर आपकी एफिशिएंसी n गुना हो जाएगी तो टाइम टेकन क्या होगा, 1/n होगा, क्योंकि एफिशिएंसी इंटू टाइम टेकन वर्क डेज होता है। तो अगर आपकी एफिशिएंसी n टाइम्स होगी तो टाइम टेकन विल बी 1/n टाइम्स। तो यू कैन, ये है वही रूल। सो ये आपको बस ध्यान रखना है कि इफ एफिशिएंसी बिकम्स n टाइम्स टाइम टेकन becomes 1/n times. This is very important to know. हाँ जी, ये जानना आपको अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूं तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो तीसरा पॉइंट यहां पर ध्यान से देखिए। आपने बोला कि A की एफिशिएंसी B की तुलना में है 2:1। सो आपको मालूम है यहां से कि A इज इक्विवेलेंट टू 2B। अब आप बताओ कि A और B मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 डेज में। अंडरस्टैंड करना। तो क्या 3B लिख सकता हूं इसको, मैं A को रिप्लेस कर सकता हूं 2B से, यस। सो 3B मिलके किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। अगर मैं इस 3B को एक, कई लोग यहां पर पता क्या गलती करते हैं, वो कहेंगे 3B बराबर 30 तो B बराबर 10। अरे मूर्ख, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तुम्हारी कि 3B बराबर 30 है तो B बराबर 10 है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये इक्विवेलेंस है। और यहां इक्विवेलेंस किसका है कि ये क्या है, 3B मिलके एक काम को 30 दिनों में करते हैं। अगर मैंने इसको B कर दिया तो मैंने एफिशिएंसी को 1/3 कर दिया। एफिशिएंसी अगर 1/3 हो जाएगी तो टाइम टेकन 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 90 डेज। और A अगर 90 डेज लगाएगा तो B अगर 90 डेज लगाएगा तो A उसका आधा लगाएगा, तो ये क्या हो गया, 45 डेज। हाउ सिंपल इट इज, राइट? हाउ सिंपल इट इज एंड हाउ इजी इट इज। जस्ट बाय रिप्लेसिंग A with 2B, आई एम सेइंग कि कुल मिला के 3B मिलके इस काम को 90 दिनों में कर रहे हैं। और 3B अगर 30 दिनों में कर रहे हैं इस काम को, तो अगर एफिशिएंसी, अगर 3B से हम B आ रहे हैं तो हमारी एफिशिएंसी 1/3 हो रही है। अगर एफिशिएंसी 1/3 होगी तो टाइम टेकन 3 गुना हो जाएगा। अच्छा, आपने सीधा से डिवाइड कर दिया था क्या कि 3B के पास 30 रुपए हैं तो 1B के पास 10 रुपए होंगे? ऐसा काम मत करना, वरना पिताजी घर का काम नहीं देंगे आपको। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन where you are solving and dividing. This is a very logical expression. If efficiency becomes 1/3, time taken will become thrice, and that's why you'll get this. Okay, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, कितने पॉइंट हो गए? 7 हो गए थे, 7 हो गए। पॉइंट नंबर 8। सो पॉइंट नंबर 8 को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक और स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है कि A इज 25% मोर एफिशिएंट देन B। What is the meaning of this statement? इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि एफिशिएंसी ऑफ A और एफिशिएंसी ऑफ B का रेशियो क्या है, 5:4 का है। ये 4 तो ये 5 रेशियो में पढ़ रखा है आपने। तो यहां पर अगर आपको लिखना हो A और B में रिलेशन, तो आप क्या कहोगे कि 4A हमारा 5B के इक्विवेलेंट है।
क्यों क्यों लिखोगे ऐसा? देखो अगर ये एफिशिएंसी रेशियो है तो टाइम रेशियो क्या होगा? टाइम रेशियो होगा 4:5, इसलिए 4 इंटू ए बराबर 5 इंटू बी होगा। यू शुड नो दिस, व्हेनेवर नीडेड वी विल यूज इट। जैसे ये सवाल है, मैं आपको दिखाता हूं कि मान लिया मैंने एक एग्जांपल आपको ये दिया है कि ए एंड बी मिल जाएं, अगर ए एंड बी आपस में मिल गए मान लिया, तो ये मिल के इस काम को कर सकते हैं मान लिया 20 डेज में। कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 डेज में कर सकते हैं। मुझे अकेले अकेले निकालना है कि ये काम कितने दिनों में कर पाएंगे इन द गिवन सिचुएशन। तो आप इसको कैसे कर सकते हो? आप कहोगे देखो ए और बी मिलके इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो मुझे ये पता है कि ए और बी में एक रिलेशन है और वो रिलेशन यूज करूंगा मैं, और उसको लेके मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। देखो आप कहोगे ए प्लस बी मिलके इस काम को करते हैं 20 दिनों में, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब अगर मैं ए को रिप्लेस करूं 5/4 से, ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे? 5/4 से, बी से, वहां से इक्विवेलेंस निकल रहा है ना आपका, ए इज इक्विवेलेंट टू 5/4 बी, बिकॉज 4a 5b के इक्विवेलेंट है। अगर 4a 5b के इक्विवेलेंट है तो एक सिंगल ए किसके इक्विवेलेंट होगा? 5b/4 प्लस b, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट? 20 डेज। यहां पर कितना हो गया आपका? 9b/4 इज इक्विवेलेंट टू 20 डेज। अब यहां पर आपको संभलना है, एफिशिएंसी 9/4 है तो टाइम कितना होगा? अगर अल्टीमेटली बात करें एफिशिएंसी, अगर आपकी यहां पर जो सिनेरियो आपको दिया हुआ है वही समझा रहा हूं मैं आपको कि 9b/4 है। अगर एफिशिएंसी 9b/4 है तो इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं एफिशिएंसी को कम करूं, एफिशिएंसी में कम करूं तो 4/9 से गुणा करूंगा, तो टाइम जो होगा आपका यहां 9/4 इंटू 20 लगेगा। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आगे भी सिखाऊंगा मेन डेज का, तो वहां से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक तरह से आप कह सकते हो कि 9/4 बी इस काम को 20 दिनों में करते हैं, तो अकेला बी इस काम को 9/4 इंटू 20 दिनों में करेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बी का? 45 डेज। और बी अगर 45 डेज आ गया तो ए कितना आ गया? क्योंकि आपको इनका टाइम रेशियो पता है, 4:5 है, तो ये अगर 5 9 45 आया तो ये आपका 36 दिन आ जाएगा, 36 डेज। ऑलराइट, दैट इज व्हाट द वैल्यूज विल बी ए एंड बी। ऐसा नहीं है कि ये तरीका यहां पर बेस्ट है, मैं उसकी बेस्ट और नॉट बेस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां फ्रैक्शन में आप जा रहे हो, फ्रैक्शन में जाने से कैलकुलेशन इज टेकिंग लिटिल टाइम कंपेयर टू द प्रीवियस केस। वी कैन गो थ्रू द रूट ऑफ एफिशिएंसी और उससे भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू नो हाउ टू राइट दीज रिलेशंस, हाउ टू यूज इट। ओके, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। आप कहते कि देखो यहां पर जो टाइम रेशियो है, अगर 5:4 मेरा एफिशिएंसी रेशियो है, टाइम रेशियो क्या होगा? 4:5 होगा, ठीक है। बट इसको अभी मत लिखो, आप कहो ये एफिशिएंसी रेशियो हो गया। ये 9 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग रहा है आपको? 20 दिन में लग रहा है, तो 180 यूनिट हो गया काम। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो इस ये कितना टाइम लेगा? ये लेगा 180/5, 36 हो गया। ये कितना टाइम लेगा? 180/4, 45 हो गया। तो देखो एफिशिएंसी रूट इज प्रीटी फास्टर हियर, प्रीटी फास्टर हियर एफिशिएंसी रूट, दैट दिस इज 45 36। तो हम लोग वो चीज यूज करेंगे जो चीज हमें तेजी से उत्तर देगी। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है सारी चीजें देखने में कि क्या क्या तरीके हैं कैलकुलेट करने के। लेटर ऑन विल फाइंड आउट क्या हमें यूज करना है और क्या हमें यूज नहीं करना है। पॉइंट नंबर 9 मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और वो लिख रहा हूं कि ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी। सवाल सॉल्व करके बताना है आपको। मैं लिख रहा हूं ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं, 40 दिनों में कर रहे हैं, लेट्स से 40 डेज।
आपको बताना है ए अकेले और बी अकेले कितने दिनों में करेंगे। सॉल्व करो जरा। ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी। क्विक प्लीज टेल मी व्हाट्स द आंसर हियर। उत्तर बता दें प्लीज। सो देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ट्वाइस मोर का मतलब ये हो गया कि ए की जो एफिशिएंसी है दैट इज बी प्लस 2b, ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी। सो ट्वाइस मोर एफिशिएंट का मतलब बी से 2b ज्यादा। तो ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी का 3 गुना है, इसलिए ए जो है इज इक्विवेलेंट टू 3b। अगर a इज इक्विवेलेंट टू 3b तो आप यहां जाओ और आप कहो ये हो गया 3b प्लस b 40 डेज, 4b टेक्स 40 डेज। अकेला b कितना लेगा 10 दिन नहीं 160 दिन। सो b अगर 160 दिन लेगा तो a कितना लेगा 160/3। ये अगर 160 डेज ले रहा है b अकेला, ए लेगा 160/3 क्योंकि एफिशिएंसी क्या है 3 गुना है। तो ये आंसर है। 60 120 कहां से निकाल रहे हो तुम लोग? 160/3 और 160 दिन लगेंगे इसको। तो आपको एक तो टर्म समझना है कि ट्वाइस मोर का मतलब क्या है, ट्वाइस एज का मतलब क्या है, 25% मोर का मतलब क्या है, सो दैट टर्म्स आर क्लियर। अब मैं ये नहीं लिखने जा रहा हूं कि थ्राइस मोर का मतलब क्या होगा, थ्राइस एज एफिशिएंट का मतलब क्या होगा। एक एग्जांपल समझ में आ गया होगा ना कि थ्राइस मोर का मतलब 4 टाइम्स एफिशिएंसी। ठीक है, इसका मतलब हुआ एफिशिएंसी ऑफ ए टू एफिशिएंसी ऑफ बी। अगर एफिशिएंसी ऑफ बी मैंने 1 माना है तो ये ट्वाइस मोर है तो ये 3 है, तो इट इज 3:1। दोनों के लैंग्वेज में डिफरेंस है। ट्वाइस एज एफिशिएंट, मैंने बोला कि मेरे पास तुम्हारे पास जो पैसे हैं उससे 2 गुना पैसा है तो 2 गुना है। और अगर मैं कहूं तुम्हारे पास जो पैसे हैं उससे 2 गुना ज्यादा है मेरे पास, तो इसका मतलब तुमसे 3 गुना है मेरे पास। बस शुद्ध हिंदी में समझो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 10। फिर अगर समय बचेगा तो कुछ सवाल करेंगे आज, वरना सवाल कल करेंगे। सो देखो ये पॉइंट नंबर 10 को बहुत इत्मीनान और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और ये पॉइंट नंबर 10 आपका है, ये बात करता है कि वर्क को हम कुछ और तरीकों से भी देख सकते हैं। ठीक है, लाइक देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मेन डेज, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ वीमेन डेज, चाइल्ड डेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपने हमेशा सुना होगा मेन डेज। ठीक है, दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ कि हमने वहां मेन क्यों लगा रखा है। पैट्रियार्की, ज्यादा लोग जो मैथमेटिक्स के फील्ड में हैं वो आदमी लोग हैं, तो उन्होंने बात करी है, कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं मेन डेज। बट इट इज नॉट मेन डेज, इट कैन बी वीमेन डेज, इट कैन बी चाइल्ड डेज, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो हम काम को मानते थे एलसीएम, हम काम को मानते हैं 1 यूनिट, हम काम को मानते हैं 100%, बट ये कोई जरूरी नहीं है। हम काम को ऐसे भी समझ सकते हैं, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। लेटर से मैंने बोला कि 10 men, M for men, can do a piece of work in 20 days। मैंने कहा कि इसको आप ऐसा लिखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मेन और मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश वर्क। ऑलराइट, लेटेस्ट से मैंने बोला आपके पास यहां पर ऐसे समझो 100 men आर देयर और वो एक काम को लेटेस्ट से 80 दिनों में खत्म करते हैं फॉर एग्जांपल।
तो 100 लोग मिलकर उस काम को 80 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ मेन को 80 कर दूं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर आपने एफिशिएंसी को आपने क्या किया, जरा बताओ, 4/5 कर दिया है, तो क्या टाइम टेकन 5/4 हो जाएगा? यस। और अगर टाइम टेकन मेरा 5/4 हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड 5/4 हो जाएगा, तो अगर ये 5/4 होगा तो ये वैल्यू 100 के बराबर होगी कि नहीं होगी? इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड, देन नंबर ऑफ मेन इज इक्विवेलेंस ऑफ एफिशिएंसी। अगर 100 आदमी काम कर रहे हैं तो मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 टाइम्स एक आदमी की एफिशिएंसी। अब अगर आपने नंबर ऑफ मेन को 80 कर दिया तो आप खुद मुझे बताओ कि एफिशिएंसी अब क्या हो गई, 80 इंटू एक मैन की एफिशिएंसी, एक मैन की एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी में डिक्रीज क्या आया है, वही जो मेन के क्वांटिटी में डिक्रीज आया है। तो 100 अगर 80 हो रहा है, ये इक्विवेलेंट है 5/4 हो गया, यानी डिक्रीज इज 4/5 हो गया है, 1/5 का डिक्रीज है। ठीक है, तो अगर ये 4/5 होगा तो टाइम में क्या कंपनसेट करना पड़ेगा कि वो काम जो है बराबर, ओके, क्लियर? देखो अब एक आ गया, संदीप बाबू को बुरा लग गया। ठीक है, कह रहे हैं कि मेंस डे नहीं होता है। मेंस डे होता है संदीप, ठीक है, और वुमेन्स डे को इतना बड़ा चढ़ा के इसलिए पेश करना पड़ता है बिकॉज मेन डोंट नीड प्रोटेक्शन। देखो, जब तुम इश्यूज को देखोगे आदमी बन के तो तुम्हें औरतों की समस्या नजर नहीं आ सकती है। ठीक है, जब तुम इश्यूज को देखोगे जेंडर अपना भूल के, तब तुम चीजों को सही से देख पाओगे। इसी को मैं बोलता हूं चश्मा लगना। ठीक है, हाँ जी। वैसे बाकी आपका मेंस डे भी होता है, देयर इज अ इंटरनेशनल मेंस डे, नोबडी नोज अबाउट इट बिकॉज मेन कैन रोम इन द नाइट। 10 बजे रात को तुम घर से बाहर निकल जाओ, तुम्हें कोई रिस्क नहीं है। बट अगर लड़कियां बाहर निकल जाएंगी तो तुम बोलोगे इनका कैरेक्टर खराब है। वाह, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, बट इट इज अ जनरल एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। लुक एट इट, इफ यू सी ए मैन स्मोकिंग, you don't have a problem, but if you see a female smoking, you will say इसका कैरेक्टर खराब है। why double standard? if both are smoking, both are just decreasing their lung capacity, both can have cancers. If this is your reaction, that's wonderful, but you just check what's your reaction when you see a female स्मोकिंग। आपकी नजरें उधर ही रहती हैं, अरे लड़की कैसे स्मोक कर रही है। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म। आई डोंट नो दीज टर्म्स एंड आई डोंट केयर अबाउट इट। ओके, आई जस्ट लुक एट थिंग्स without being a man, without being a woman. If you look at the things, you will understand where there is a differentiation, where some correction is needed. That's it. ठीक है, सो दोनों अपने लंग्स खराब कर रहे हैं, दोनों मूर्ख हैं। अगर आपका रिएक्शन ये है, इट्स वंडरफुल, फाइन, बट अगर रिएक्शंस दोनों को देख देख के अलग अलग है, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। मैं इसी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। ओके, चलो पढ़ो। अभी कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ और बातें करने लगेंगे कि सर लड़कों के साथ भी बड़ा अत्याचार होता है, वो देखिए वहां फेक केस कर दिया गया। आई एम नॉट सेइंग दैट डज नॉट हैपन, but that is not the answer to the problem we are talking about. Look at the differentiation in the society, look at the differentiation in your family, how a girl child is treated, how a boy is treated. Look at the difference without being a man, because if you look at the problem being a man, then what? You want to control your wife, simple, because that's what you have learned in your life. ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारे अपने जो परसेप्शंस है ना,
वो बीच में आ जाएंगे। तो तुम्हारा जो जजमेंट होगा वो कभी न्यूट्रल नहीं हो सकता है। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। अब मैंने बोला कि नहीं, मैं इसको 60 करूंगा, और लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक इट 40, लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक इट 50। सो अगर मैंने एफिशिएंसी को ऊपर से आधा कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 160 हो गया। मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी नंबर ऑफ मेन है और जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड है किसी भी काम को करने में, दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ एफिशिएंसी, दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ टाइम टेकन ऑब्वियसली। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वर्क। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को लिख सकता हूं, ये अगर 80 है तो ये वैल्यू कितनी है, 8000। ये वैल्यू कितनी है, 8000। ये वैल्यू कितनी है, 8000। बट 8000 क्या, नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज। तो ये जो प्रोडक्ट आप निकालोगे फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, अगर हमारे नंबर ऑफ मेन की, हम मेन की बात कर रहे हैं बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ मेन कुछ ना कुछ होगी, और अगर सारी जगह मेन ही है तो हम सीधा बोल सकते हैं ना कि 100 से 80 हुआ तो एफिशिएंसी 4/5 हो गया, टाइम टेकन 5/4 हो गया। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा फॉर सेम वर्क, अगर मैं वर्क को मेन इंटू डेज में काउंट कर रहा हूं तो ये काम पूरा तभी होगा जब ये वैल्यू रियलाइज होगी, वरना काम पूरा नहीं हो सकता है। कोई कह रहा हर बार चश्मे को टच नहीं करिए, इन्फेक्शन हो जाएगा। चश्मा ही ढीला है तो क्या करूं, गिरा दूं, गिर जाएगा ऐसे नीचे टप। ठीक है, ठीक है। सो एक चीज अब आपको यहां समझनी है कि यही सिनेरियो अगर मैं चेंज करूं, लेट मी चेंज द कंप्लीट सिनेरियो एंड शो यू दिस in another scene like this, and I'm going to make it little different now. If I say number of women यहां पर, तो जरा समझना है, सेम चीज को मैं चेंज कर रहा हूं और वही काम है जो पहले था। पॉइंट नंबर 10 ही कंटिन्यूड है आपका, ठीक है। तो समझना जरा, अगर मैं यहां पर बोलूं कि 100 वीमेन विल टेक 70 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क, कौन सा काम, जो अभी हो रहा था थोड़ी देर पहले, सेम काम है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 7000 प्रोडक्ट हुआ, बट ये हुआ वीमेन डेज। ये मैंने कहा कि ये मेरे पास अगर 70 है तो ये 100 होगा, ये मैंने कहा मैंने हाफ कर दिया 100 से 50, तो ये डबल हो जाएगा 140। इन ऑल केसेस हु इज डूइंग द वर्क, वुमेन, एंड नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट मैंने निकाला है, तो दिस इज द इक्विवेलेंस। अब जो पिछला काम था और जो काम अभी हो रहा है, ये दोनों काम सेम है। अगर ये दोनों काम सेम है तो मैं आपसे एक बात ये पूछ रहा हूं कि क्या ये वैल्यू और जो पिछला मुझे मिला था 8000 WD MD, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो इट सिंपली मीन्स कि फॉर सेम वर्क, अगर सेम काम है तो ठीक है, आपने वर्क जो निकाला है दो तरीके से, दोनों अलग अलग हैं, बट वो बराबर होने चाहिए। तो आप कहोगे 8000 मेन डेज आर इक्विवेलेंट टू 7000 वुमेन डेज। क्या ये करेक्ट है? यस। और अगर ये करेक्ट है तो डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा, डेज यूनिट। यहां पर ये वैल्यू 8000 है, ये वैल्यू आपकी 7000 है, कट गया। तो आपको क्या मिला यहां से, आपको मिला यहां से 8m इज इक्विवेलेंट टू 7w। 8m इज इक्वल टू 7w। सो अगर 8m 7w के बराबर है तो m रेशियो w क्या होगा, 7:8। That is the efficiency ratio. This is efficiency ratio.
समझ में आया? तो जो कोई भी काम है उसको हम, जो भी एजेंट है, वो कितने एजेंट्स हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल के उस काम को हम निकाल सकते हैं। बट अगर कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी देन वी कैन नॉट से कि 7000 वुमेन डेज मींस 7000 मेन डेज। अगर एफिशिएंसी अलग अलग है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? जैसे हमने कहा यहां पर वही काम 8000 मेन डेज ने किया है, ठीक है, और यहां पर वही काम किसने किया है, वहां पर यही काम किसने किया है, 7000 वुमेन डेज। ओके, तो क्या दोनों इक्विवेलेंट हैं? तो क्या दोनों की एफिशिएंसी रेशियो आपको पता चल गई? यस। इज इट क्लियर और नॉट? मेक सेंस टू यू? ऑलराइट, पॉइंट नंबर 11। देखिए पॉइंट नंबर 11 एक ऐसा भी केस आता है आपका, अगर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान हो कि एक सेम वर्क है और उस सेम वर्क को आपको ऐसे बोला जाएगा कि 4 मेन हैं और 2 वुमेन हैं, इन्होंने मिलके उस काम को किया है 28 डेज में, लेट्स से 28 डेज में। और अगर आपके पास बोला जाए कि अगर आपके पास 3 मेन हो और 3 वुमेन हो, तो यही काम आपका मान लेते हैं 14 डेज में हो जाए। ठीक है? सो इफ दिस इज हैपनिंग देन व्हाट यू विल डू? आप ये कहोगे कि एजेंट इनटू डेज से क्या मिलता है, वर्क यूनिट। सो आप कहोगे यहां पर हम लिखेंगे 4 मेन प्लस 2 वुमेन इंटू, अगर 14 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इंटू अगर मैं 28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा समथिंग मेन डेज प्लस समथिंग वुमेन डेज, मतलब टोटल वर्क यूनिट मिल गई मुझे यहां पहले केस में। और अगर काम सेम है तो क्या ये आपका इक्विवेलेंट होगा 3m प्लस 3w इंटू 14 के? यस। ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन। 14 दूना 28 हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 8 मेन प्लस 4 वुमेन इज इक्विवेलेंट टू 3 मेन प्लस 3 वुमेन। 5 मेन ये तो मेन लोगों की काफी घोर बेइज्जती हो रही है इस एग्जांपल से, निगेटिव में आ गया, डेटा मैंने गलत दिया है। सो वी नीड टू सम छोटा सा करेक्शन करने की जरूरत है। चलो करेक्शन कर देते हैं। यहाँ 6 कर दो और यहाँ 2 कर दो, थोड़ा सा डेटा में करेक्शन की नीड है। सिक्स एम प्लस 2w इंटू 14 कर लो। So 2m becomes equivalent to 2w. So m is equal to w. एफिशिएंसी बराबर आ गई। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? Look please. 8m plus 4w, 6m plus 2w, 2m is 2w, यानी efficiencies are actually equal. कुछ गलत है क्या? एक बार चेक कर लेना इफ एवरीथिंग इज राइट।
6 into 28, or I shall say 8 into 1 is 8 and 6 into 2 is 12. नहीं कुछ गड़बड़ है. ओके, जल्दी देखो इसमें क्या गड़बड़ी हुई है. सब मिस्टेक इज देयर, क्योंकि m को w के बराबर लेने से यहां ये 6 बन रहा है और 28 इंटू 6 इज नॉट इक्वल टू 8 इंटू 14. व्हाट इज द मिस्टेक हियर, प्लीज फाइंड आउट. अभी भी गलती है ना. हाँ, वो माइनस में जा रहा है. सम प्रॉब्लम इज देयर. कोई नहीं, डेटा को सुधारते हैं यार थोड़ा, है ना. थोड़ा सुधार लेते हैं डेटा को. अब देखो, अब आ जाएगा. अभी नहीं आएगा, है ना. जस्ट चेक नाउ. सो 4m प्लस 3w इंटू 2 बनेगा इंटू 28 बराबर बनेगा 5m प्लस 7w इंटू 14. 2 8m प्लस 6w इज इक्विवेलेंट टू 5m प्लस 7w. अभी ठीक है. थ्री रेशियो 1. मेरा कहने का मतलब है कि यू हैव टू जस्ट मेक द वर्क गेट इक्विवेलेंट, ओके, एंड फाइंड द रेशियो. अब अगर इसमें चाइल्ड भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो उसको भी, वो भी आ जाएगा. सो पॉइंट नंबर 12 देखते हैं. देखिए पॉइंट नंबर 12 आपका क्या है. जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि कोई भी वर्क अगर आपको दिया हुआ है तो उस वर्क को कैसे कैसे और फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है. जैसे मैंने कहा एक काम है वो m men कर रहे हैं d डेज में. अब आप कहो कि नहीं 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 नहीं, काम में सिर्फ d डेज मतलब क्या है, पूरे दिन काम कर रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स बराबर कर रहे हैं. लेकिन हो सकता है कि हमें हर दिन के नंबर ऑफ आवर्स भी दिए हों. यस, तो देन उस काम में क्या होगा कि मेन डेज आर तीनों आएगा. अगर मैं आपको दे दूं कि एक आदमी है 10 मेन है, वो किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और पर डे उन्होंने 8 घंटे काम किया है, तो यहां पर जो वर्क का इक्विवेलेंस आएगा वो आएगा 10 इंटू 10 इंटू 8, और यहां पर आप बोलोगे मेन डेज आर, क्योंकि आर भी एक क्राइटेरिया ऐड हो गया है. अगर मैंने बोला कि 20 वुमेन है, उन्होंने क्या किया है कि 15 दिन में वो काम खत्म करते हैं, वर्किंग 4 आवर ए डे, तो जो वर्क की यूनिट्स होगी आपकी वो कितनी होगी, 20 इंटू 15 इंटू 4. वुमेन डेज आवर्स. तो कहने का मतलब है अगर डेटा में नंबर ऑफ आवर्स का मेंशन नहीं है तो हम मेन डेज और वुमेन डेज को काउंट करेंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ आवर्स का भी मेंशन है तो आपकी जो वर्क यूनिट हो जाती है वो मेन डेज आर का प्रोडक्ट या फिर वुमेन डेज आर का प्रोडक्ट हो जाती है. तो एक चीज अब आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको बोलता हूं कि मान लिया कोई काम है, ध्यान से बताओ, कोई भी काम है, उसको मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स से ये आपको मिला वर्क यूनिट्स. ठीक है, केस नंबर 1 देखना ध्यान से. केस नंबर 1 M1 D1 H1 लिख रहा हूं, और मान लेते हैं ये काम कर रहे हैं W1 यूनिट का काम कर रहे हैं. ठीक है, दूसरे केस में हमें M2 इंटू D2 इंटू H2 लोग कर रहे हैं. मान लिया दोनों काम बराबर है,
अगर सेम वर्क होगा तो आपको ये पता है कि इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। शुड इट बी इक्वल और नॉट फॉर सेम वर्क? यस। अच्छा बताओ, अगर मैं कहूं कि ये वाला काम इस वाले काम का 2 गुना है, ये वाला काम इस वाले काम का 2 गुना है, तो क्या होना चाहिए आपको पता है? उस केस में क्या होगा? आप कहोगे इसका अगर इससे रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आना चाहिए। अगर ये वाला काम इस वाले काम का 2 गुना है तो इसकी जो वैल्यू है वो इसकी 2 गुनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस। तो अगर मैं आपको बोलूं कि m1 इंटू d1 इंटू h1 m2 इंटू d2 इंटू h2 बाई 2 होगा कब? ये बाई 2 तब होगा जब सेकेंड केस डबल वर्क हैपेंस। सो अगर वहां डबल वर्क हैपन हो रहा है तो जब हाफ करेंगे तब तो इसके बराबर होगा। सिंपल। तो अब आपको क्या समझना है कि m1 d1 h1 अपॉन w1, ये अगर w1 काम कर रहे हैं तो पर वर्क यूनिट ये जो वैल्यू है दिस शुड बी इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन। सो दोनों में क्या करना है आपको कि निकाल लेना है कि एक यूनिट काम करने में कितने मेंडेज आवर इधर लगे, एक यूनिट काम करने में कितने मेंडेज आवर यहां लगे, तो वो बराबर होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? वो बराबर होने चाहिए क्योंकि मेंडेज आर पर यूनिट वर्क शुड बी सेम। जैसे मान लिया आपने बोला कि ये काम कर रहा है कोई और इसको जो काम करना है वो इसका 3/2 है, तो यहां 2 लिख देना है, 3 लिख देना, MDH यहां MDH है, सॉल्व हो गया। ठीक है। अब ये MDH होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी ऑल्सो WDH। अगर आप नंबर ऑफ वीमेन दिया हुआ है तो इट विल बी WDH। तो M इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू सी कि ये मैन होना जरूरी है, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी लाइक 10 वर्कर्स, 10 वुमेन, 20 चिल्ड्रन, लाइक दैट। बट यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि वो लोग रखे जाएंगे जो लोगों की एफिशिएंसी सेम है। यहां अगर 50 मेन लिखे हुए हैं तो इट इज सिंपली 50 इंटू मेन की एफिशिएंसी एक्चुअली, और यह है मान लिया 40 और 40 इंटू मेन की एफिशिएंसी। यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां मेन लिख दिया और यहां पर वुमेन डाल दिया सीधा, नो, देन यू हैव टू रिलेट देयर एफिशिएंसीज आल्सो। तब आपको मेन को लिखना पड़ेगा कि मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 12। आज की कहानी यहीं खत्म हो रही है। कल की जो कहानी होगी उसमें हम करने वाले हैं सवाल। बेसिक्स के नाम पे आप बस इतना ही चीज समझोगे और कुछ नहीं चाहिए आपको, क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी आपको मिल गई, इनको रिवाइज कर लेना। अब इसको जब तुम रिवाइज कर लोगे तो मैं आपको बता रहा हूं इसके बेसिस पे हम मैक्सिमम सवाल करेंगे, सिवाय 1-2 पॉइंट है, चलो वो करा देता हूं, 1 पॉइंट और करा देता हूं। मन मार के घर मत जाओ। 13 मेरा फेवरेट नंबर है, 13 जिससे लोग डरते हैं ना, इट इज माई फेवरेट, इट्स माई फेवरेट। तो दिस इज माई फेवरेट नंबर। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 13। देख लो, लेटर से मैंने बोला आपके पास कि ए और बी मिलकर किसी काम को लेट से x दिनों में करते हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं? x दिनों में कर रहे हैं। और a जो अकेला है वो इस काम को x प्लस a डेज में करेगा, और b जो अकेला है वो इस काम को करेगा x प्लस b डेज में। ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आंसर थोड़ा जल्दी देता है, तो यहां थोड़ा यूज है। a एक काम को x प्लस a डेज में करता है, b एक काम को x प्लस b डेज में करता है, जहां पर x क्या है, a और b मिलाकर कितने दिनों में काम करते हैं। ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें आप ऐसे लिखोगे क्या कि 1/x, एक दिन में a और b के द्वारा मिला के किया गया काम जो होगा, ये एक दिन में a के द्वारा किया गया काम और एक दिन में b के द्वारा किया गया काम इसके बराबर होगा। हाँ ऐसा ही होगा, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। एक दिन में x के द्वारा किया गया काम विल बी
बराबर दिस एंड दिस। ठीक है, तो आप जरा सॉल्व करते हैं यहां से x की वैल्यू। तो आप कहोगे यहां मिलेगा 1/x और यहां आपको मिलेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए बी कुछ ऐसा मिल रहा है आपको। ठीक है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आर यू गेटिंग समथिंग लाइक दिस? नाउ व्हाट, ब्रिंग दिस ऑन दिस साइड। नहीं, गलत है, दिस व्हाट आई रोट इज रॉन्ग। यहां पर आपको मिलेगा 2x प्लस ए प्लस बी। यहां पर ये चीज आएगी, ये वैल्यू जो आपकी इधर आएगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर 2x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। देखो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ये एक्स स्क्वायर इधर ले जाओगे तो आपका एक्स स्क्वायर ए बी के बराबर हो जाएगा और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए बी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये निकाल लूं कि a प्लस बी से कितना ज्यादा ये कितना ज्यादा ये, तो उसी का स्क्वायर रूट लेने से ये कितने दिनों में काम करेगा ये आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो ये इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये x दिन लेते हैं a प्लस बी मिलकर किसी काम को करने में और a अकेला मान लेते हैं x प्लस 9 डेज लेता है और b अकेला मेरा x प्लस 4 डेज लेता है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे x विल बी इक्वल टू, ये इससे 9 दिन ज्यादा लेता है और ये इससे 4 दिन ज्यादा लेता है, तो 9 इंटू 4 हो गया आपका 36, तो 6 के बराबर हो गया। ठीक है, आपको ये सवाल एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि आपको बोला जाए कि एक a प्लस बी मिलके किसी काम को एक्स स्क्वायर या x माइनस 4 डेज में करते हैं, मान लिया। ठीक है, 4 डेज में करते हैं। और ये जो है x प्लस 12 दे दिया जाए आपको और ये दे दिया जाए कि x है, ये आपका a है और ये आपका b है, और मैं आपसे बोलूं कि फाइंड x का वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप कहोगे ये x माइनस 4 से x प्लस 12 कितना ज्यादा है, 16 दिन ज्यादा है। अकेला a x प्लस 12 दिन में कर रहा है और x माइनस 4 से ये x कितना ज्यादा है, आप कहोगे 4 डेज ज्यादा है। तो a और b मिलके अगर इस काम को x माइनस 4 डेज में कर रहे हैं तो ये x माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू 4 विच इज 8। x माइनस 4 अगर 8 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। x यहां पर है, b अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, 12। हाँ जी, फाइन, x की वैल्यू 12 के बराबर हो गई, फाइन। सही है, सो x माइनस 4 a और b मिलकर इस काम को 8 दिनों में करेंगे, दैट्स करेक्ट। बट x की वैल्यू अगर उन्होंने पूछी है तो x माइनस 4 8 के बराबर, x की वैल्यू 12 हो गई। x यहां पर a और b के द्वारा किए जाने वाले काम का समय नहीं है। ठीक है, यहां पर ये x की वैल्यू आई बस। ओके, समझ में आया कि नहीं, इज इट क्लियर और नॉट? ऑल राइट, सो थैंक यू। कल हम करेंगे सवाल एक्सरसाइज 1 के। नोएडा चंडीगढ़ में सेक्टर 13 क्यों नहीं है? अच्छा संदीप जी, यही लॉजिक है। देखो रियल एस्टेट वाले लोग ना रिस्क नहीं लेते हैं। सेक्टर 13 वो बना देंगे तो जो प्रॉपर्टी वो लेने वाले लोग नहीं होंगे, मेरी तरह लोग लेंगे केवल, और ऐसे लोग कम होते हैं। तो जब डिमांड कम होगी तो क्या होता है,
पूरा मार्केट काम करता है डिमांड और सप्लाई पे। अगर डिमांड कम होगी तो रेट गिर जाएगा। तो अगर वो सेक्टर 13 बनाएंगे तो सेक्टर 13 कम रेट में बिकेगा और उसकी ऑक्यूपेंसी भी कम होगी, लोग आएंगे ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो सेक्टर 13 बनाते ही नहीं है, सेक्टर 14 ही बनाते हैं सीधे, 12 और 14। कई सारे आप बिल्डिंग्स में जाओगे, लिफ्ट में 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता है। समझ रहे हो, 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता है, क्योंकि अगर 13 नंबर का फ्लोर होगा तो 13 नंबर का फ्लोर लोग लेंगे ही नहीं, कि वो नंबर खराब है। गिनो के नीचे से तो 13वां नंबर है, बट उसका नाम है 14। दैट्स हाउ थिंग गोज। क्योंकि लोगों के दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है ना, अब कौन रिस्क लेगा उस कूड़े को निकालने के लिए यार। तो उनको पता है कि अगर 13 नंबर डाल देंगे लोग आएंगे नहीं। फ्लैट्स में 13 नंबर के फ्लैट नहीं होते हैं, आपको पता है, स्किप कर देते हैं, 14 कर देते हैं सीधे। 12 नंबर घर, उसके बाद सीधे 14 नंबर घर, 13 नंबर का घर ही नहीं होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है। अब वो कौन रिस्क लेगा, बिजनेस करने वाला आदमी यार, ठीक है, वो कहेगा क्या रिस्क लेना है, छोड़ो 14 करो सीधे, लोगों को जो चाहिए वही दो। हाँ जी, 13 नंबर में कुछ नहीं है। देखो ऐसा होता है ना कि दिमाग में तुम्हारे जो बैठ जाए ना, बस वो तुम्हें खराब ही लगने लगता है। तो लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि 13 इज नॉट ए गुड नंबर, अशुभ है, बिलीफ बिठा दिया गया तुम्हारे अंदर, तो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि 13 खराब है। हाँ जी, बाकी क्या है, नंबर है और क्या है उसमें। वेरी नाइस नंबर, आई रियली लव दिस नंबर। अच्छा, अमित जी का कुछ डाउट है, अमित जी का ये डाउट एक मिनट देखने का। कह रहा एग्जामों का पेन प्रिंट करा के मैं गिफ्ट कर दूँ। क्या रखा है एग्जामों के पेन में यार, पेन तो किसी और ही कंपनी का होगा ना, बस नाम लिखा होगा, तो उससे क्या मिलेगा तुमको। थोड़ी देर के लिए सब रुक जाओ, अमित का कोई डाउट है, पढ़ने दो यार, ठीक है। कल भी इसने पोस्ट किया था, मैंने बताया नहीं शायद। अच्छा, कुछ 6th and 7th मीटिंग में टोटल मीटिंग्स निकालनी है। आपने 6th मीटिंग में 7th की फर्स्ट के लिए -1 किया एंड 8th की मीटिंग में 9th के लिए -1 किया, आंसर 382। पर 7th की मीटिंग और 8 की फर्स्ट मीटिंग 2 बार काउंट हो गई। नहीं नहीं, 2 बार काउंट नहीं हुई, हमने उसको 2 बार माइनस किया, ठीक है। देखो ध्यान से, जस्ट अंडरस्टैंड। 7वां राउंड कब शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, ध्यान से देखना। ये 7th राउंड की शुरुआत होगी, क्योंकि 6वां राउंड पूरा यहां पर हुआ है। 7th राउंड की जब शुरुआत होगी, 7th राउंड का कंप्लीशन कहां होगा, यहां होगा। होगा कि नहीं होगा, यस। फिर आपकी 8th राउंड की शुरुआत होगी यहां से, ऐसे करके। देन देयर विल बी ए कंप्लीशन ऑफ 8th राउंड। समझ में आया कि नहीं। तो फिर आपकी 8वें राउंड की शुरुआत यहां से होगी और वो जाएगी, और ये आपके 8वें राउंड का कंप्लीशन होगा यहां पर। बट 8वें राउंड का कंप्लीशन और 9वें राउंड की शुरुआत एक ही जगह है, इसलिए आपको एक वहां माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन खोल के बता दूंगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर एक बार बता देना मुझे, मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज देख लूंगा। कल मैं यहां क्लास में खोल के बता दूंगा फिर से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हैंड आउट नंबर और क्वेश्चन नंबर बता दो, क्वेश्चन नंबर बता दो मुझे। टीएसडी का एक कॉन्सेप्ट रह गया है, कुछ नहीं रह गया है। ये T+5 वाला जो तुम बता रहे हो हमने नहीं किया है, D/S1 D2/T हो गया ना, बोर्ड्स एंड हिस्ट्री में पढ़ा तो दिया आपको, टाइम डिफरेंस। अच्छा, सस्ती मर्केंडाइज बनाए तो आप खरीद लोगे, बहुत कम लोग खरीदेंगे। 144 नंबर टीएसडी का ना, ठीक है। मैं कल दोबारा उसको क्वेश्चन खोल के फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो दूर कर दूंगा, ठीक है।
क्या करोगे पहन के टी शर्ट एग्जामों में, क्या फायदा है इसका? ठीक है, हमें पहनना बनता है, पढ़ा रहे हैं हम लोग, ब्रांड दिखाना है तो पहन लें। आप क्यों पहनोगे? आप बिना ब्रांड की शर्ट्स पहनो। जैसे मुझे, आई रियली लव टू वियर समथिंग वेयर देयर इज नो ब्रांड विजिबल, सिंपल, प्लेन, प्योर प्लेन। तो ये टी शर्ट प्रिंट करानी थी, जल्दबाजी में कुछ मिल नहीं रहा था अच्छा, तो पीछे एक लोगो दिख रहा होगा तुम लोगों को, यहाँ देखो, यहाँ वो भी नहीं होता तो अच्छा होता, प्लेन। प्रचार करोगे हमारा? अच्छा, ये तो अच्छा आइडिया है। जैसे ना कोचिंग वाले बैग देते हैं, अपना बैग लेके बच्चे घूमते रहते हैं। कोई नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पैसे खर्चा करके टी शर्ट खरीदो, बट हाँ ये ठीक है, अगर आप टी शर्ट खरीदते हो मार्केट में जिस रुपए में, उतने में अगर आपको टी शर्ट मिल जाए हमारी भी, तो आप ले सकते हो। ठीक है, कोशिश करेंगे, कुछ सस्ता निकालते हैं फिर। अच्छा बिजनेस आइडिया दिया आपने, ठीक है, इवेलुएट करता हूँ मैं। हाँ जी, ओके फाइन। तो चलिए, थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो। शाम को आना है, ज्योमेट्री क्लास भी होगी, है ना? ठीक है, बाकी कल सुबह ये करेंगे हम लोग। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।